डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसमें जो बॉन्ड एंगल्स है उनको बता सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल एटम के पास में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित न हो। जब सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर या अनियमित हो जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी गिलेस्पी और नाइहोम के द्वारा, जिसको कहते हैं VSEPR थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेस में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं या ओरिएंटेड होते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन इंट्रैक्शन है, जो प्रतिकर्षण की अन्योन्य क्रिया है, वो कम से कम हो, ताकि मॉलिक्यूल वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स है उनको स्टडी करना होता है। यहाँ पर हम 3 फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला फैक्टर है कि सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है। तो इस पॉइंट को हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि संकरण sp है तो ज्योमेट्री या शेप है वो रेखीय होगी और बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। sp2 है तो समतल त्रिभुजीय ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यदि sp3d हो तो त्रिभुज द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री होती है और यहाँ पर 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है, जो भूमध्य या एक प्लेन की बात करें तो वो 120 डिग्री के होंगे, और जो एक्सियल बॉन्ड होंगे उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में sp3d2 जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और इसमें सभी 6 जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें sp3d3 तो उसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं। 5 जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्डिंग होती है उनके बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और एक्सियल जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो होते हैं 90 डिग्री। सेकंड जो फैक्टर है वो है जो सेंट्रल एटम है उसके पास संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं तो ये बॉन्डिंग के काम में आते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन में ये यूटिलाइज होते हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस प्रकार के कक्षक जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जानते हैं, ये बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इनकी उपस्थिति के कारण जो अणु है उसकी ज्यामिति है वो अनियमित होती है, कुछ अलग होती है, रेगुलर नहीं रह पाती। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं और तीनों मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रकार है वो sp3 टाइप का है। अब हम बात करते हैं कि इसमें संयोजकता कोष में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर मेथेन मॉलिक्यूल के कार्बन एटम की बात करें तो इसके पास 4 और नाइट्रोजन के पास अमोनिया मॉलिक्यूल में 5 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2O में वाटर मॉलिक्यूल में 6 है। तो ये तो है टोटल संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो CH4 मॉलिक्यूल में 4 होंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और H2O मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो CH4 में जो कार्बन एटम है इसके पास
0 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास अमोनिया मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और H2O में ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसमें इस मॉलिक्यूल में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर पाए जाते हैं। अब इनकी जो आकृति की बात करते हैं तो आकृति में यदि कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्यामिति होती है वो नियमित होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए चतुष्फलकी की ज्यामिति होती है। तो यहाँ पर मेथेन मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। जबकि हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल की तो अमोनिया मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नाइट्रोजन एटम पर। तो इस प्रकार इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल शेप में होती है, पिरामिडी आकृति की होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कभी भी ज्यामिति के निर्धारण में सम्मिलित नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसकी जो शेप होगी वो होगी V शेप या कोणीय आकार, कोणीय आकृति इसकी पाई जाती है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बंध बनाने में काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या बंध युग्म, और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में नहीं आते और पेयर के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं केंद्रीय परमाणु पर, उनको हम नाम देते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इनमें आपस में जो इंटरेक्शन होती है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है, प्रतिकर्षण अनोन्य क्रिया होती है इनके बीच में। और पर्टिकुलर हम बात करें कि इनमें जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीक होती है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं उनका कम या अधिक होना इन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इंटरेक्शन वहाँ पे पाई जा रही है। तो हम बात करें कि जो लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होती है, प्रतिकर्षण जो फोर्सेस लगते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे प्रबल होते हैं। और उसके बाद में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम जो इंटरेक्शन काम करती है वो करती है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लोन पेयर इंटरेक्शन हो रही है तो वहाँ पर ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद में बॉन्ड पेयर में। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो लोन पेयर पाए जाते हैं ये केवल सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये स्पेस में अधिक जगह घेरते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है वो बॉन्ड पेयर की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर है वो 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच में अटैक्ट रहता है। तो कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से हम कहें तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके द्वारा स्पेस में अधिक वॉल्यूम घेरा जाता है। अब हम बात करते हैं VSEPR थ्योरी के जो मेन जो पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो नियमित होती है। हमने बात की कि मेथेन मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी जो ज्यामिति है वो टेट्राहेड्रल एक नियमित ज्यामिति है। लेकिन हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल की जिसमें संकरण वही sp3 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके कारण इसकी जो ज्यामिति है वो इरेगुलर होती है, नियमित ना होकर कुछ अलग होती है। तो इसकी ज्यामिति पिरामिडल शेप पाई जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो इंटरेक्शन है लोन पेयर के बीच में या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में या बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये जो इंटरेक्शंस है ये जो ज्योमेट्री है बॉन्ड एंगल्स हैं इनको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है।
और इनका जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से होता है। लोन पेयर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो प्रतिकर्षण जो इंटरेक्शन होती है वो होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। इसके साथ हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस की थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में, जो लास्ट टॉपिक था अपना, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बॉन्ड एंगल्स को प्रभावित करती है, और ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बंध कोण का मान बढ़ जाता है, क्योंकि अब जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम के पास में आ जाते हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। और हम कहें कि जो मॉलिक्यूल है उसके जो मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उससे जुड़े हुए जो एटम है उनकी यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड पेयर है वो जुड़े हुए परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अब जो बॉन्ड पेयर के बीच में दूरी है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा वो कम लगता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल में कमी आ जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया गया है कि फॉस्फोरस के जो हैलाइड्स हैं Pi3, PBr3, PCl3, PF3, तो इनका जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वो है सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस ट्राईआइडाइड, उसके बाद में फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और उसके बाद में फॉस्फोरस ट्राईफ्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है। यहाँ पर जो अटैच्ड एटम है, सेंट्रल एटम चेंज नहीं हो रहा, उससे जुड़े हुए जो एटम है वो चेंज हो रहे हैं, और इनके साथ साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी चेंज हो रही है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन एटम की है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होंगे वो फ्लोरीन एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर फॉस्फोरस की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच की दूरी कम हो जाती है बॉन्ड पेयर के बीच की, जिससे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं और जो इनकम्प्लीट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको यदि हम कंपेयर करें तो फुली फिल्ड या पूर्ण भरे हुए कक्षकों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, वो इनकम्प्लीट या अपूर्ण भरे हुए जो बंदी इलेक्ट्रॉन है उनकी तुलना में अधिक होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे H2O, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ में इस पॉइंट के बेसिस पे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। H2O मॉलिक्यूल और H2S में यदि हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो H2O में बॉन्ड एंगल है वो H2S की तुलना में ज़्यादा होता है, और इसको हम इस पॉइंट के आधार पर यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भराव की क्षमता है वो 8 होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। H2S के केस में यदि बात करें तो सल्फर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हम बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो केवल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसको हम इनकम्प्लीट मानते हैं, और इसको हम कंप्लीट फील्ड जो बंदी कक्षक हैं वो मानते हैं, और हम कहते हैं कि जो कम्प्लीटली फील्ड जो बॉन्ड पेयर होते हैं इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और इनकम्प्लीट जो फील्ड है उनमें कम होता है। तो जिसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा उनमें बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इनका जो एक अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो लोन पेयर इंटरेक्शन है उसकी संभावना न्यूनतम हो, ताकि जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल रहे। और हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सिव जो इंटरेक्शन है वो जितनी कम होगी
उतना ही वो सिस्टम स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।